नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वक्ता। उद्धव ठाकरे की मुसीबतें पहले ही कम नहीं थीं। कुर्सी जाने से लेकर उनके चहेते के जेल जाने तक की पूरी कहानी हम सब जानते हैं। लेकिन फिलहाल उद्धव ठाकरे के पास बीएमसी का सहारा बचा है, जिसके बल पर वो महाराष्ट्र में अपनी राजनीति कर रहे हैं। लेकिन अमित शाह वो भी छीनने के लिए मुंबई पहुंच गए और बप्पा का आशीर्वाद लेकर ठाकरे की बची कुची इज्जत को भी नहीं छोड़ा। अमित शाह ने ठाकरे पर आरोपों की वो बारिश की जिससे शायद ठाकरे भी गए होंगे। लेकिन बड़ा सवाल, शाह का ठाकरे परिवार किसका बदला है? क्या अमित शाह बीएमसी से ठाकरे को बाहर कर देंगे? इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, अमित शाह ने क्या ठाकरे को पूरी तरह से सबक सिखाने का ठान लिया है और अब बीएमसी भी छीन लेंगे? देखिए, इसको कहते हैं कि एक तो जख्म देना और जख्म के ऊपर मिर्च का रगड़ा लगाना, यही काम करने पहुंचे हैं अमित शाह, ऐसा लग रहा है। क्योंकि ये जो उद्धव ठाकरे की आज जो स्थिति है, वो स्थिति इसलिए है क्योंकि इन्होंने अपने तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी थी। दंभ, अहंकार, घमंड में इतने चूर थे उद्धव ठाकरे कि उन्होंने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी अमित शाह को बेइज्जत करने में। अखबार का इस्तेमाल, मीडिया का इस्तेमाल, सामना में लिख और संजय राउत के बयान और बार बार किसी बात के लिए, नेगोशिएशन के लिए अमित शाह को यह बताना कि आप मातोश्री आए, और जब मातोश्री जाते थे तो उनके साथ उस तरह का बर्ताव किया जाता था। अमित शाह, प्रधानमंत्री मोदी की एक आदत है, वो भूलते नहीं और ना ही किसी को माफ करते हैं। ये उनका ट्रेट है। और इसलिए जब बार बार चुनाव जीतने के बाद फोन पे बातचीत करने की कोशिश की अमित शाह ने, उद्धव ठाकरे ने बात करना भी उचित नहीं समझा और दुश्मनों के साथ हाथ मिलाकर वो मुख्यमंत्री तो बन गए और भारतीय जनता पार्टी चुप रही। बीच में दो बार इस तरह के केसेस आए, इस तरह का समय आया जब शरद पवार ने खुल्लम खुल्ला ये कहा, जबकि शरद पवार के इशारों पे ये सरकार चलती थी। उद्धव ठाकरे ये समझ नहीं सके कि भारतीय जनता पार्टी उनकी दुश्मन नहीं, दुश्मन तो सबसे बड़ा एनसीपी है। ये चोरी चोरी चुपके दिल्ली में मीटिंग होती थी, गुजरात में मीटिंग्स होती थी रात के अंधेरे में, और शरद पवार कहते थे कि भाई हमारे साथ मिलकर के सरकार बना लेते हैं, मैं शिवसेना को छोड़ने को तैयार हूं। लेकिन देवेंद्र फडणवीस और अमित शाह ने कभी भी इनके प्रपोजल को हरी झंडी नहीं दी। वो इसलिए क्योंकि राजनीति में जो व्यक्ति पेशेंस दिखाता है वही सबसे ज्यादा बड़ा विनर होता है। तो अब क्या हुआ, एक एक करके उद्धव ठाकरे के पास से कुर्सी अमित शाह ने छीनी, पार्टी अमित शाह ने तोड़ी। ये कोई लाग लपेट की बात नहीं है। और उसमें कंट्रीब्यूशन जो है, मौका उद्धव ठाकरे ने दिया, उद्धव ठाकरे की कार्यप्रणाली ने दिया। उद्धव ठाकरे जो विचारधारा को छोड़ के चले गए, ये जगह बनाते गए, ये मौका पे मौका देते गए, तो अमित शाह जैसे व्यक्ति वो चूकने वाले कहां थे। आज उद्धव ठाकरे के पास कुछ नहीं है। कुर्सी जिसका दंभ था नहीं है। पार्टी जिसको लेकर के ये धमकियां दिया करते थे कि मुंबई आओ बता देंगे, वो भी खत्म।
पार्टी का सिंबल जाने वाला है, पार्टी का नाम खत्म होने वाला है। और जो व्यक्ति सबसे ज्यादा उछल कूद किया करता था मीडिया में, सामना में लेख के जरिए अमित शाह पे सबसे ज्यादा हमला किया करता था, वो अर्थर रोड जेल के अंदर सड़ रहा है। और आज कल तो कोर्ट से ये भी खबर आ गई कि उनको 19 सितंबर तक कोई बेल नहीं, और वो अगले 2-3 साल तक बाहर नहीं निकल पाएंगे जी। तो ये स्थिति, ये सिचुएशन, ये अमित शाह ने क्रिएट किया। और उन्होंने जिसको कह सकते हैं कि कॉफिन में आखिरी कील मारने के लिए वो मुंबई पहुंचे हैं। गणपति बप्पा मोरिया, उन्होंने ये भी किया और बाकायदा मुंबई की जमीन पे खड़े होकर उन्होंने सूद समेत उन तमाम आरोपों का जवाब दे दिया। क्या कहा उन्होंने साफ साफ कहा, कोई मुख्यमंत्री का वादा नहीं किया गया था। जो लोग धोखा देते हैं, मतलब उद्धव ठाकरे को उन्होंने झूठा भी कह दिया, दगाबाज भी कह दिया, धोखेबाज भी कह दिया, सत्ता का लालची भी बता दिया, सब कुछ बता दिया। और ये कह दिया कि जो आखिरी चीज तुम्हारे पास पड़ी हुई है बीएमसी, वहां तुम्हारी छाती पे चढ़ के हम 135 सीट जीतेंगे जी। ये मिशन 135 बीएमसी। और बीएमसी क्यों इंपॉर्टेंट है? मुख्यमंत्री पद से ज्यादा इंपॉर्टेंट शिवसेना के लिए बीएमसी है जी। और अगर बीएमसी उद्धव ठाकरे के हाथ से निकल गया, उद्धव ठाकरे को बहुत बड़ी, इसको कह सकते हैं कि एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चंस जो है वो खड़े हो जाएंगे। उनकी अस्तित्व क्या होगी, उनकी राजनीति का क्या होगा, भविष्य क्या होगा, बेटा क्या कर पाएगा, इन सब के ऊपर सवालिया निशान। क्योंकि उसके बाद तो ये पूछेंगे कि उद्धव ठाकरे राजनीति में सरवाइव कर पाएंगे या फिर उनकी हालत वही हो जाएगी जो राज ठाकरे की है कि एक दो आपके पास पार्षद, एक दो विधायक, बस वैसी ही एक लंगड़ी लूली पार्टी बन के रह जाएगी अगर बीएमसी इनके हाथ से निकल जाता है तो। इतना इंपॉर्टेंट। और जो कहते हैं ना कि अगर सांप से दुश्मनी हो तो सांप को मरा हुआ छोड़ करके छोड़ नहीं देना चाहिए जी। उसके सर को भी कुचलना जरूरी है, सो दैट फिर वो फन नहीं फैला सके जी। वही काम करने गए हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एक एक करके जिन जिन लोगों ने अमित शाह, प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ यलगार किया था, अनर्गल बातें करते थे, बिलो द बेल्ट पॉलिटिकल अपोनेंट हैं आप, समझ में आती है बात। लेकिन आप बिलो द बेल्ट जाकर के आप हमले करेंगे तो ये वो अटल बिहारी वाजपेयी और आडवाणी की बीजेपी नहीं है जी। ये कंफ्यूजन क्लियर हो जाना चाहिए। और ये अभी तो फिर भी मोदी जी हैं थोड़े से कूल माइंड के, आगे अमित शाह, उसके बाद फिर योगी आदित्यनाथ, सब जो है बुलडोजर पार्टी है ये जी। यहाँ राजनीति मर्यादित ढंग से अगर होगी तो ठीक। आप अलग जाना चाहते हैं जाइए, नीतीश कुमार भी अलग हुए, लेकिन भाषा खराब नहीं हुई जी। नीतीश कुमार मर्यादित तरीके से वो अपनी बातों को रख रहे हैं, ये नहीं कह रहे हैं कि भाई मोदी झूठा तो अमित शाह झूठे। वो क्या करें कि हमारी बात नहीं सुनी जाती जी। बीजेपी बदल गई है, हम पुराने लोग हैं, हम पुराने लोग पूरी तरह से आ गए। तो जो राजनीतिक भाषा होती है, लेकिन ये संजय राउत उखाड़ दिया एडिटर जेल के अंदर अपनी वजहों से जी। और सबसे बड़ी बात, अमित शाह ने
और प्रधानमंत्री मोदी ने महाराष्ट्र की राजनीति में एक ऐसा कारनामा किया है जिसकी वजह से वहाँ का पूरा, जिसको कह सकते हैं कि राजनीतिक जो समझ जो है वो लोगों की बदल रही है। वो इसलिए क्योंकि वहाँ शरद पवार का जो एक इमेज था कि महाराष्ट्र के सबसे बड़े लीडर, कद्दावर लीडर, वो महाराष्ट्र नहीं देश के सबसे कद्दावर लीडर हैं। वो पॉलिटिकल पार्टीज को इकट्ठा कर सकते हैं, विपक्ष में एक राय बना सकते हैं, प्रधानमंत्री कौन होगा वो तय कर सकते हैं जी। उनकी भूमिका एक बहुत बड़े नेशनल लीडर की है और इसलिए उनकी छत्र छाया में अगर हो तो कोई भी कुकर्म कर लो, आपको कोई कुछ नहीं कर सकता। ये अंडरस्टैंडिंग थी। इसी वजह से ये अनिल देशमुख उगाही का धंधा करवाता शुरू कर दिया पुलिस के जरिए। इसी वजह से टेबल लगा करके नवाब मलिक जो है मोदी और अमित शाह के खिलाफ जहर उगलते थे। सरकार बनने के बाद शरद पवार के नजदीक चले गए संजय राउत, इसलिए से वो हिम्मत उनको आ गई जी। उनको लगा कुछ नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात कि इस दौरान शरद पवार ने प्रधानमंत्री से मुलाकात भी की और ये भी कहा कि ये जो ईडी पड़ी हुई है संजय राउत के पीछे उसको हटा लीजिए, वो अच्छा इमेज नहीं जाएगा। प्रधानमंत्री ने दो टूक कहा कि मैं नहीं जानता हूँ किसके खिलाफ क्या हो रहा है, कानून अपना काम करेगा। और उसके बाद से शरद पवार ने बयान देना ही छोड़ दिया है प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के खिलाफ। क्यों? क्योंकि उनके परिवार के, उनके निकटतम लोगों के हजारों करोड़ों रुपए की जो है बेनामी संपत्ति, उसको ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स वालों ने सीज कर लिया है और वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। जब शरद पवार की नहीं चल रही तो वहां जो सुगबुगाहट आ रहा है कि एनसीपी के कई सारे लीडर भारतीय जनता पार्टी में आने को बेताब हैं, बहुत सारे कांग्रेसी लीडर बीजेपी में आने को तैयार हैं। तो ये सारी चीज़ों को उसको कह सकते हैं कि अमली जामा पहनाने के लिए अमित शाह मुंबई पहुंचे हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है वो, इसलिए क्योंकि ये जो ईगो टसल था जी। उद्धव ठाकरे और अमित शाह के बीच, तो इस लड़ाई में अमित शाह बहुत ज्यादा आगे और जीतते हुए नजर आ रहे हैं। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी जानकारी। धन्यवाद। अगर अमित शाह ने मुंबई का मोर्चा संभाल लिया है तो इसमें कोई शक नहीं है कि बीएमसी का चुनाव बीजेपी ही जीतेगी। जिस तरह मुंबई में गणेश पंडालों का दौरा शाह ने किया है, उससे भी पता चलता है कि भाजपा बीएमसी चुनाव को लेकर कितना गंभीर है। बीएमसी में शिवसेना का कब्जा रहा है, लेकिन इस बार भाजपा ने एकनाथ शिंदे के साथ मिलकर जीत की प्लानिंग की है, तो रंग भी चोखा ही चढ़ेगा। इस बीच परेशानी सबसे ज्यादा उद्धव ठाकरे के लिए है, क्योंकि अब बीएमसी जो उद्धव का सबसे तगड़ा हथियार था वो भी अब अमित शाह ने छीनने की पूरी तैयारी कर ली है, क्योंकि अमित शाह ठाकरे को सबक सिखाने पर आ गए हैं। बीएमसी के जाते ही उद्धव ठाकरे की राजनीति पर ब्रेक लग सकता है। फिर किसी और मुद्दे के साथ हाजिर होंगे। बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार।